आज पाकिस्तान जिस मकाम पर है उसे इस बुरे हाल तक पहुंचाने में जहां एस्टैब्लिशमेंट और फिर सियासतदानों का किरदार है, तो वहीं अदलिया का किरदार भी बहुत ही ज़्यादा मनफी है। ख़ासतौर पर गुज़िश्ता चंद सालों पर नज़र डालें तो 4 चीफ जस्टिस ने इस सब में सबसे अहम किरदार अदा किया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का दौर आईनी और कानूनी फैसलों के बजाय रिमार्क्स, छापे और दौरों तक महदूद रहा। हज़ारों केसेस का बैकलॉग ख़त्म करने के बजाय डैम बनाने का शौक़ और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ फंड रेजिंग करने के शौक़ और सियासी मामलात में मुदाखलत करके इलेक्शन और सियासी मैनेजमेंट करना उनका एजेंडा रहा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का दौर आईनी और अदालती बहरानों से निपटने के बजाय कराची के मसाइल के सतही हल और नस्ला टावर को गिराने तक महदूद रहा। इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का दौर जो निस्बतन बेंचेस बनाने के मामले में बेहतर था, लेकिन आसिफ सईद खोसा बतौर जज अपने पूरे दौर में इस तनाज़े की जद में रहे कि उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को गॉडफादर कहा और फिर बगैर ट्रायल के उन्हें नाअहल कर दिया और फिर बाद में उन पर उसी साबिक वज़ीर आज़म से उसके जेल में होते हुए उससे अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए मदद मांगने का इल्ज़ाम भी लगा। और अब चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने जा रही है और वो अपना ओहदा छोड़कर सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो रहे हैं, लेकिन वो जो मीरास छोड़कर जा रहे हैं उसे सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़े तरीन किरदार से मुताल्लिक तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जिस हालत में सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जा रहे हैं वो जमहूरी हुकूमतों के दौरान तारीख़ की सबसे कमज़ोर और मुतनाज़े सुप्रीम कोर्ट है। एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस की सास की जब ऑडियो लीक हुई तो वो चीफ जस्टिस खुद ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ केस की समाअत करते रहे। मफादात के टकराव के बावजूद चीफ जस्टिस ने कमीशन की कार्रवाई को मुअत्तल किया और खुद अपने ऊपर एतराज़ का तहरीरी फैसला भी खुद ही जारी किया। एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस ने खुद एक बेंच बनाकर सूमोटो के इख्तियारात अपने आप तक महदूद कर दिए और जब उन इख्तियारात को महदूद करने के लिए कानून बना तो इस मामले में खुद एक बेंच तश्कील दे दिया और अपनी ही सरबराही में उस कानून को मुअत्तल कर दिया। एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसके जजेस अपने चीफ जस्टिस से मुतालबा करते रहे कि अहम नौइयत के केसेस में फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन फुल कोर्ट बनाने के बजाय साथ ही जजेस को ही अहम केसेस से अलग कर दिया गया। एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जो अपने अंदर ही तकसीम है, जिस पर बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी एतराज़ात उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कई महीनों से स्टे ऑर्डर के जरिए चलाया जा रहा है। एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस पर अपने ही जजेस ने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया, वन मैन शो के तहत सुप्रीम कोर्ट को चलाने का इल्ज़ाम लगाया, एक पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाने का इल्ज़ाम लगाया, आइन को दोबारा तहरीर करने का इल्ज़ाम लगाया और पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। और इस सियासी मुदाखलत की वजह से सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बुरी तरह मुतासिर हो चुका है, जिस पर अवाम का एतमाद बुरी तरह मजरूह हो चुका है, जिस पर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर आइन की धज्जियाँ उड़ाने का इल्ज़ाम लग चुका है। और इन तमाम तर मामलात की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं बल्कि खुद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल पर आयद होती है, क्योंकि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल न सिर्फ चीफ जस्टिस बनने से पहले ऐसे अहम ख्याल और मुतनाज़े बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने सियासी और रियासती मामलात से मुताल्लिक मुतनाज़े फैसले जारी किए, बल्कि चीफ जस्टिस बनने के बाद भी जस्टिस उमरता बंदियाल ने हम ख्याल बेंचेस तश्कील देने की रिवायत को जारहाना अंदाज में आगे बढ़ाया और चीफ जस्टिस होते हुए भी वो खुद उन हम ख्याल बेंचेस का हिस्सा रहे और सियासी और हुकूमती मामला से मुताल्लिक मुतनाज़े फैसले जारी करते रहे। जारहाना अंदाज में सूमोटो इख्तियारात का इस्तेमाल करके मनपसंद बेंचेस तश्कील देकर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कुछ मखसूस सियासी लीडरान को रिलीफ फराहम किया और कुछ के खिलाफ मनफी फैसले दिए, कुछ पेचीदा केसेस का फैसला दिनों में दे दिया और कुछ सादा केसेस को महीनों तक दबाकर बैठ गए, कुछ मखसूस सियासी जमातों का एजेंडा आगे बढ़ाया और कुछ मखसूस सियासी जमातों के खिलाफ खड़े हो गए। मगर ये मामला सियासी लीडरान और सियासी जमातों तक महदूद नहीं है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में अपने मनपसंद जजेस का दिफा किया, मगर जिन जजेस ने उनकी राय से इख्तलाफ किया उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई और एहतसाब की बात की और किसी को साइड लाइन कर दिया। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल अपने बाद बनने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने खड़े हो गए। जस्टिस उमरता बंदियाल के दौर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुकम्मल तौर पर साइड लाइन कर दिए गए। ना सिर्फ उन्हें आम बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया गया बल्कि उनके बाद के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ भी यही रवैया अपनाया गया और गुज़िश्ता कई दिनों से वो सिर्फ चैम्बर के कामों में मसरूफ़ हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक स्टे ऑर्डर पर चल रही है। और दिलचस्प बात यह भी है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के सबसे पहले तनाज़े में भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शामिल थे और उनके दौर के आखिरी तनाज़े में भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शामिल थे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का बाकायदा पहला तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ
जब उनकी सरबराही में एक बेंच ने इस्टेब्लिशमेंट और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमा पर भेजे गए सदारती रेफरेंस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ तहकीकात की बात की और सदारती रेफरेंस में लगाए गए इल्ज़ामात का मामला FBI को भेज दिया। और फिर उनका आखिरी तनाज़ा मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बेंच की तश्कील देने से मुताल्लिक था, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने बेंच की तश्कील को ही गैर कानूनी करार दे दिया। ये वो तनाज़ा था जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार की और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत वाज़ेह तौर पर 2 धड़ों में तकसीम हो गई। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए और इस तनाज़े ने चीफ जस्टिस के बेपनाह इख्तियारात को महदूद करने की बहस छेड़ दी। और इस पूरे मामले में एक तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हम ख्याल जजेस खड़े थे और दूसरी तरफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और दीगर गैर मुतनाज़े जजेस ने चीफ जस्टिस के इक़दामात के खिलाफ वाज़ेह पोजीशन ले ली थी। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि बुनियादी तौर पर इस तनाज़े ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जन्म नहीं लिया था, बल्कि ये मामला आज से 3 साल पहले ही शुरू हो गया था। अगस्त 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास एक शिकायत लेकर गए कि कैसे उन्हें हुकूमती इदारे हुकूमती ईमा पर हिरासा कर रहे हैं, उन पर मुकदमात बन रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, इसलिए इस मामले पर नोटिस लिया जाए। फिर 20 अगस्त 2020 को ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने FIA, पेमरा और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए और सहाफ़ियों की दरख्वास्त को आर्टिकल 184(3) के तहत रजिस्टर करने के लिए हिदायत जारी कर दी। और ये हिदायत भी जारी की कि अगली समाअत में यानी 26 अगस्त 2021 को यही बेंच ये केस सुनेगा। मगर उस दिन एक और दिलचस्प पेशरफ भी हुई थी। 20 अगस्त 2021 को ही जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लिया था, क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बैरून मुल्क थे और जस्टिस उमर अता बंदियाल को हल्फ देने वाले कोई और नहीं बल्कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे। और ये वो वक्त था जब जनरल फैज़ हमीद पर अदालती कार्रवाइयों पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगता था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर थे और हैरानकुन तौर पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस बनते ही अगले दिन यानी 21 अगस्त 2021 को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का 20 अगस्त 2021 को लिया गया खुद नोटिस मुअत्तल कर दिया और इस पूरे मामले पर अपनी ही सरबराही में एक लार्जर बेंच बना दिया। और उस लार्जर बेंच में खुद उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल शामिल हो गए और जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर दीगर जजेस थे। और इस बेंच ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से लिए गए सू मोटो को गलत करार दे दिया और ये तमाम इख्तियारात खुद चीफ जस्टिस तक महदूद कर दिए, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसी और को नहीं बल्कि खुद कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल को होने वाला था, क्योंकि वो आगे चीफ जस्टिस बनने वाले थे। मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस मामले पर बरहम हो गए। उन्होंने इस बेंच को मॉनिटरिंग बेंच करार दे दिया और 15 सफ़हात का नोट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। लेकिन इसके बावजूद 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो इख्तियारात से मुताल्लिक समाअत करके जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अज़ खुद नोटिस को गलत करार दे दिया और साथ ही ये भी करार दे दिया कि आर्टिकल 184(3) के तहत सिर्फ चीफ जस्टिस अज़ खुद नोटिस ले सकते हैं, कोई जज खुद से इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अलबत्ता वो चीफ जस्टिस से इसकी सिफारिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन हतमी इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होगा। मगर इख्तियार चीफ जस्टिस तक महदूद करने के बाद इस बेंच ने यह भी तस्लीम किया कि कानून और मुरवजा प्रैक्टिस की वजह से जो सू मोटो और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, वो अदम तवाज़ुन पैदा करता है और उसको हल होना चाहिए। अब अहम बात यह है कि इस साल 29 मार्च को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन ने यह फैसला जारी किया था कि आर्टिकल 184(3) के तहत चलने वाले तमाम केसेस की समाअत को उस वक्त तक मुलतवी कर दिया जाए कि जब तक उठाए गए मामलात पर पहले सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बना लेती। और फिर अप्रैल में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून ले आई और इस कानून में चीफ जस्टिस के सू मोटो इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात को चीफ जस्टिस के साथ साथ 2 सीनियर तरीन जजेस के दरमियान तकसीम कर दिया गया। एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई कि आइंदा के लिए चीफ जस्टिस नहीं बल्कि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के बाकी 2 सीनियर जजेस की कमेटी यह फैसला करेगी। मगर सदर की मंजूरी से पहले ही यानी कानून बनने से पहले ही चीफ जस्टिस ने अपनी ही सरबराही में एक 8 रुकनी बेंच बना दिया और इस एक्ट को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। यानी ये केस अब तक ज़ेर इल्तवा है मगर कानून मुअत्तल है। और इस मामले के कुछ अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इमरान खान समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत करने के लिए 9 रुकनी बेंच बनाया था, जिसमें हैरानकुन तौर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद समेत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी शामिल किया गया था, जिनको पहले अहम और ख़ास तौर पर सियासी नोयत के बेंचेस में शामिल नहीं किया जा रहा था। मगर
जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस बेंच पर एतराज़ उठा दिया और कहा कि इस हवाले से हमसे मुशावरत नहीं की गई और सबसे पहले सुमोटो और बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट का फैसला होना चाहिए, जिसके खिलाफ एक स्टे ऑर्डर दिया गया है और स्टे ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट चल रही है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इस मामले पर एक नया 7 रुकनी बेंच बना दिया, जिसमें सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायजीसा को शामिल नहीं किया गया। मगर उस बेंच में जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे, लेकिन हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर यह कहकर एतराज़ कर दिया कि वो एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस जवाद ख्वाजा के रिश्तेदार हैं। इस एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से रज़ाकाराना तौर पर अलग हो गए और उन्होंने अपने नोट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर एतराज़ात उठाते हुए लिखा कि मैं इस बेंच में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बैठा। इंतहाई एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूँ कि माजी करीब में बेंचेस की तश्कील के लिए मुतवातर एक मखसूस पैटर्न रहा है और फुल कोर्ट बनाने के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया है, बल्कि चंद मुअज़्ज़िज़ जजेस के स्पेशल बेंचेस बनाए गए हैं और ये मफाद आमा के उन अहम तरीन केसेस में किया गया। फुल कोर्ट की अदम तश्कील से इस अदालत की अथॉरिटी और फैसलों की कानूनी हैसियत बुरी तरह मुतासिर हुई है। मेरी राय में जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से कोई फैसला नहीं दे देती है, आर्टिकल 184(3) के तहत दायर होने वाले मामला सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा कि मैंने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि वो मुल्क से बाहर गए हुए जजेस के अलावा बाकी तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दे दें, मगर चीफ जस्टिस ने अपनी दानिश में फुल कोर्ट से मुतालिक मेरी दरख्वास्त नहीं सुनी। सिर्फ यही नहीं, मिलिट्री कोर्ट के केस में जस्टिस याया अफरीदी जो अभी तक उस बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने इस केस की इब्तिदाई समाअत के बाद अपने नोट में लिखा कि मेरे ख्याल में मौजूदा दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना इस हवाले से पहला मुनासिब कदम हो सकता है। इस तरह का कोई इकदाम उठाए बगैर मौजूदा बेंच कोई फैसला जारी करेगा तो उस फैसले को वो अहमियत नहीं मिलेगी जिसका वो हक रखता है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूँ कि मौजूदा बेंच की दोबारा तश्कील पर गौर करें और ये दरख्वास्तें फुल कोर्ट को भिजवा दें। यानी 2 जजेस ने बाकायदा इस केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, जबकि 3 जजेस ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस हवाले से कुछ नहीं किया और वो अपने जजेस के एतराज़ात के बावजूद केस की समाअत करते रहे।